पार्ट के एंड में हमने देखा कि चेयरमैन को बीच में बैठाकर सभी वोटिंग कर रहे थे कि उसे बचाने के लिए सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और सभी दोस्तों सर्जरी के खिलाफ थे। सिर्फ सिंडी को छोड़कर वो सर्जरी करवाकर पापा को बचाना चाहती थी। एंड यहाँ पर सभी सोच रहे थे कि चेयरमैन सब कुछ भूल गया है और अब तो वो बोल ही नहीं सकता और ना ही उसकी कुछ समझ में आएगा। पर अचानक वो सब पर चिल्ला देता है और इस पार्ट में दिखाते हैं कि अब चेयरमैन को इन सब का असली चेहरा दिख चुका था। वो कहता है कि मेरी सर्जरी होगी और जरूर होके रहेगी। बेटा ली, तुम बताओ वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कब आएगा? सर जल्दी मैं उनके आने का इंतजाम कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मीटिंग के बाद चेयरमैन एंड्रयू से कहता है कि बेटा इस सर्जरी का अंजाम कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम्हें डट कर खड़ा रहना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी है। और हाँ, सर्जरी से पहले मैं तुम्हारी एंगेजमेंट करवा देना चाहता हूँ। तुम्हें जीना पसंद है ना, तो तुम उसी से शादी कर लेना। दोस्तों एंड्रयू की तो यहाँ पर चांदी चांदी हो जाती है, उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी ओर वो ली से कहता है कि देखो बेटा, मैं ना भी रहूं तब भी तुम सिंडी का इस तरह ख्याल रखना, उसे सब कुछ सिखाना और वक्त आने पर उससे शादी भी कर लेना। ली भी कह देता है कि ठीक है सर। वापस लौटते वक्त तो सिंडी बड़ी खुश होती है और शादी के लिए हाँ करने के लिए ली को थैंक करती है। पर ली कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हारे पापा की भलाई के लिए हाँ करी है। ऐसे वक्त में उनकी बात को इनकार करके उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। बाकी तुम कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। वो भी कह देती है कि हाँ, मैंने इसी बात के लिए तुम्हें थैंक किया था वैसे। पर दोस्तों उसका चेहरा बता देता है कि वो अब भी ली से बहुत प्यार करती है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों कि जब नेल, जेराल्ड और किमी घर आते हैं ना, तो वहाँ जेजे को देखते किमी चिढ़कर अंदर चली जाती है। नेल कहता है कि देखो जेजे, तुम इलेक्शन के लिए अपना फंड लगाओ, बाकी आइडिया तो मैं जेराल्ड से ले ही लूंगा। वैसे भी तुम्हारा आइडिया उतना काम नहीं आ रहा। जेजे को बड़ा गुस्सा आता है और वो एंड्रयू को बताता है कि उस बुढ़े को मेरे पैसे चाहिए, लेकिन मेरी जरूरत नहीं। मैं जान चुका हूँ कि इलेक्शन के बाद अगर वो जीत गया तो अपनी बेटी की शादी फिर मुझसे नहीं करवाएगा, इसीलिए काम करो, जल्द से जल्द नेल की सीक्रेट फाइल निकाल कर मुझे दे दो बस। एंड्रयू भी दोस्तों हाँ कर देता है यहाँ पर। वैसे उस फाइल में है क्या, ये तो आगे पता चलेगा। इन सब की वजह है वो ली, जिसने मेरी वाइफ किमी को सब कुछ बता दिया। उससे ये बहुत महंगा पड़ेगा। हमें किसी भी तरह सिंडी और ली का जो ज्वाइंट बिजनेस है ना, उसका नुकसान करवाना होगा। दोस्तों एंड्रयू सोच में पड़ जाता है कि डोडो ग्रुप होटल जो सिंडी के कंट्रोल में है, उसे कैसे बंद करवाया जाए। मतलब कोई तरकीब सोचता है दोस्तों वो। एंड उसे पता चलता है कि होटल का 70% इनकम उसके ड्यूटी फ्री शॉप से आता है, जहाँ पर टॉप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी वजह से ज्यादातर रईस कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं। और दोस्तों इसके इर्द गिर्द ही एंड्रयू एक प्लान बनाकर बॉबी को कॉल करके कहता है कि सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो भी कह देता है कि ठीक है। तो अगले सीन में दोस्तों अब हम नाथन को देखते हैं जो बॉबी से मिलता है। अरे गैंगस्टर भाई, आज मुझे कैसे याद कर लिया? बॉबी कहता है कि मैंने एक छोटा बिजनेस शुरू किया है, हैंडबैग्स का। और ये सुनकर नाथन हंसने लगता है कि ये तुम्हें हो क्या गया है? वैसे मुझे क्यों बुलाया है ये बताओ? एक्चुअली तुम्हारी बहन सिंडी के डोडो ग्रुप होटल में जो ड्यूटी फ्री शॉप है, उसमें तुम्हें मेरे हैंडबैग्स बेचने होंगे। नाथन कहता है वो मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ। और दोस्तों इस पर बॉबी उसको वो एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें लिखा था कि अगर नाथन ने बॉबी को प्रॉमिस की भी रकम नहीं दी तो वो नाथन के बॉडी ऑर्गन्स निकाल सकता है। हम नाथन की ये सुनकर हालत खराब हो जाती है कि हमेशा इसको मत दिखाई करो यार, डर लगता है। खैर देखो, मैं सिंडी से बात करता हूँ क्योंकि डोडो ग्रुप होटल उसी का है, पर उसके बदले सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। दोस्तों अब सिंडी को मनवाने के लिए नाथन अपनी माँ का सहारा लेता है, जो सिंडी को बताती है कि बेटा, नाथन का फ्रेंड तुम्हारे ड्यूटी फ्री शॉप में अपने ब्रांड का बैग्स बेचना चाहता है। वो दोस्तों ब्रांड का नाम भी बताती है, लेकिन सिंडी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर उसकी माँ विनती कर रही है कि बेटी एक बार अपने भाई के लिए मदद कर दो, तो वो भी कहती है कि देखो ये लास्ट है, इसके बाद मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगी। और दोस्तों अब एंड्रयू अपना प्लान बॉबी को बताता है कि तुम डोडो ग्रुप होटल में असली ब्रांड के हैंडबैग्स के बजाय नकली वाले भिजवा दो, और ड्यूटी फ्री शॉप होने की वजह से वहाँ के टॉप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स चीप होने चाहिए, और यहीं पर हम अपना गेम खेलेंगे। देखो ये सिंडी का अकाउंट नंबर है, इसमें तुम 2 मिलियन ट्रांसफर कर दो, फिर तुम देखो मैं उसे कैसे जेल भिजवाता हूँ। बॉबी दोस्तों शॉक हो जाता है, लेकिन इस प्लान के लिए मान ही जाता है। लेकिन जब वो अपनी कार से उतरता है तो ग्रे उसकी फोटो ले लेता है। लगता है दोस्तों वो इन्हें फॉलो कर रहा था। उन फोटोज को देखकर अब ली को शक होने लगता है कि ये बॉबी एंड्रयू से भी मिलता है और नाथन से भी। आखिर इसकी स्कीम क्या है पता लगानी पड़ेगी। अब इनकी बातें सुनने के लिए हमें कोई सीक्रेट माइक फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू के कहने पर बॉबी ने ड्यूटी फ्री शॉप में अपने हैंडबैग्स रखवाने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया था, जिससे वो नाथन को देता है। नाथन कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम मेरी भी बात सुन लो जरा। पापा की जब सर्जरी होगी ना, तो तुम उन्हें मेरे पास लेकर आ जाना। अरे तो क्या तुम अपने बाप का किडनैप करवाना चाहते हो? अरे किडनैप मत कहो यार, वो मेरे पापा है। मैं तो सिर्फ उन्हें अपने पास से बुला लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर सर्जरी के बाद वो ठीक हो गए तो वो अपना वसीयतनामा जरूर चेंज कर देंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें अल्जाइमर्स है, तो वो एंड्रयू को तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे। ऊपर से एंड्रयू फिलहाल हमारे फैमिली मेंबर्स के ऑफिशियल लिस्ट में है ही नहीं, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी हमें ही मिलेगी। और अगर ऐसा हो गया तो सुनो, तुम्हें भी मैं एक हिस्सा दूंगा इसका। वो भी दोस्तों बिल्कुल मान जाता है। फिर वो एंड्रयू से मिलता है और बताता है कि नाथन ने मुझे अपने पापा को किडनैप करने को कहा है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कह दूंगा कि किडनैपिंग फेल हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर एंड्रयू को एक और नया आइडिया आता है। वो कहता है बिल्कुल बिल्कुल जैसा नाथन ने कहा, तुम पापा को किडनैप करो, लेकिन उन्हें नाथन के हवाले करने के बजाय मेरे पास लेकर आ जाना। एक तीर से 2 निशाने लगाने का वक्त आ गया है। और ये कहकर एंड्रयू चला जाता है। दोस्तों बड़ा मास्टरमाइंड है।
बॉबी भी बड़बड़ाता है कि ओहो, ये बड़े लोग भी ना लगता है बाप को बाप नहीं समझते, अपने फायदे के लिए बाप को खिलौना बनाकर खेलते हैं। दूसरी ओर जेजे बॉडीगार्ड से मिलने जाता है जेल में। बॉडीगार्ड को देखकर वो कहता है कि लगता है जिना तुमसे अक्सर मिलने आती है, आखिर चल क्या रहा है। वो कहता है कि बॉस, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? मैं हमेशा आपका ही वफादार रहूंगा। अरे वो तो मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर शक नहीं है। एक्चुअली नेल, किमी, एंड्रयू ये सभी मुझे धोखा दे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें देखने नहीं आ पाया। हाँ, पर तुम फिक्र मत करना, किसी स्पेशल दिन जब कैदियों को रिहा किया जाएगा तो मैं तुम्हारा भी नाम उस लिस्ट में ऐड करवा दूंगा, तुम जल्दी बाहर आ जाओगे। बॉडीगार्ड भी कहता है दोस्तों कि आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ सर। दूसरी ओर दोस्तों ग्रे ली और मोजो को बताता है कि एक अच्छी खबर मिली है। जिना के भाई की ऑटोप्सी जिस डॉक्टर ने की थी, जो उस वक्त भागकर बच निकला था, उसका पता लग चुका है। असल में रोशी ने उसका पता लगाया था। दोस्तों रोशी तो आपको याद है ना कि भूल गए, काफी टाइम से आई नहीं सीरीज में। वो आगे कहता है कि हमें जल्दी जिना के भाई की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सुनकर ली बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। पर इतने में टीवी पर बताते हैं कि कल एंड्रयू और जिना की एंगेजमेंट है। ओहो, ये क्या सुनने को मिल गया। ये सुनकर ली भी मायूस हो जाता है। दोस्तों अकेले में बैठकर वो जिना के बारे में सोचने लग जाता है। दूसरी ओर जिना भी बहुत उदास होती है, हालांकि कल उसका एंगेजमेंट है। तब उसे ली का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल काट देती है। इस पर ली और दुखी हो जाता है। पर दोस्तों ली का कॉल काट कर जिना ग्रे को कॉल करती है, और जब ली को पता चलता है तो वो कहता है फोन मुझे दो। जिना तो दोस्तों जानती नहीं कि फोन अब ली के पास है। वो कहती है सुनो ग्रे, क्या ली ठीक है या बहुत ज्यादा पी रहा है? पिछली बार जब उससे मिली थी तो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। देखो किसी भी हालत में फिर से एक बार उसके सर में दर्द नहीं होना चाहिए, तुम लोग प्लीज उसका ध्यान रखना। इस पर दोस्तों ली कहता है कि फोन मेरे पास है जिना। और यहाँ दोस्तों जिना चौंक जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे भाई की ऑटोप्सी जिस डॉक्टर ने की थी वो न्यूयॉर्क में है और रोशी ने उसका पता लगा लिया है। वो उस डॉक्टर से पूछताछ करने गई है, यही कहने के लिए मैंने कॉल किया था। और फिर दोस्तों वो कॉल काट देता है। जिना एकदम टूट जाती है और अकेले में बैठकर बहुत रोती है। अगले दिन की एंगेजमेंट की पूरी तैयारियां होने लगती है। अब सिंडी ली को जगाती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, आज एंड्रयू और जिना की एंगेजमेंट है। मोजो कहता है कि ली नहीं आएगा, पर ली कहता है कि नहीं, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। वो रेडी होकर निकलने वाला होता है कि अचानक उससे कुछ देर के लिए सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है कुछ देर के बाद। लेकिन दोस्तों इससे उसको घबराहट भी होती है कि ये मुझे अचानक हो क्या रहा है, लेकिन इस समय वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर एंगेजमेंट सेरेमनी होती है शुरू। परिवार के सभी लोग आए होते हैं। एंड्रयू और जिना को साथ चलकर आते देखकर ली बहुत दुखी हो जाता है, और ये बात सिंडी भी नोटिस कर लेती है। आखिर वो एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं, पर ये देखकर नाथन गुस्से में अपने आप से कहता है कि तुमने गलत आदमी को चुना है जिना, मेरे पापा की प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी, तुम बहुत पछताने वाली हो। तब उसे बॉबी कॉल करके कहता है कि सर्जरी में जो नर्स डॉक्टर का साथ देने वाली है, मैंने उसको पैसे देकर डीलिंग की है, उसकी मदद से मैं चेयरमैन को किडनैप कर लूंगा। लेकिन दोस्तों उसकी सारी की सारी बातें ग्रे सुन रहा होता है और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। असल में वहाँ पर ग्रे ने एक सीक्रेट माइक लगाया होता है, जिससे वो नाथन की बातें सुन लेता है। और जैसे ही चेयरमैन की किडनैपिंग की बात वो सुनता है, वो घबरा कर ली को कांटेक्ट करता है। वो भी सुनकर चौंक जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। इसी बीच बॉबी नाथन का कॉल काट कर एंड्रयू को कॉल करता है दोस्तों, और बताता है कि अभी अभी मेरी नाथन से बात हुई है। मैंने उसे बता दिया है कि मैं किडनैपिंग कैसे करने वाला हूँ, पर मैंने सोचा कि तुम्हें भी बता दूं। आखिर मैं काम तो तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। सर्जरी में जो नर्स होगी उसने मेरा साथ देने का वादा किया है। एंड्रयू कहता है कि देखो अभी मैं बिजी हूँ, रात को तुमसे बात करता हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देता है। ये सब कुछ सुनकर ली चौंक जाता है कि चेयरमैन को सभी किडनैप करवाना चाहते हैं क्या। फिर दोस्तों फोटो के लिए सबको बुलाया जाता है। चेयरमैन चिल्लाता है कि अरे कम से कम फोटो के लिए तो सब हंस लो एक बार। सभी अपने अपने ढंग से हंसते हैं, क्योंकि किसी को इस एंगेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों। ना चाहते हुए भी ली को फोटो में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि सिंडी उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर आ गई थी। और अब ली फैसला करता है कि इससे पहले कि एंड्रयू रात को बॉबी से बात करे, हमें बॉबी के अड्डे पर सीक्रेट माइक फिक्स करना होगा। तो इस मिशन पर जाता है दोस्तों ग्रे, जो अपना हुलिया चेंज करके बॉबी से उधार मांगने के बहाने जाता है। पर बॉबी पूछता है लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? ग्रे कहता है कि अरे लो कर लो बात, अरे बॉस याद नहीं, मैं तुम्हारे साथ था सेंट्रल जेल में। बॉबी एकदम से खिल जाता है कि अरे तुम भी सेंट्रल जेल में थे क्या? तभी मैं सोचूं कि तुम्हारा थोबड़ा इतना देखा देखा सा क्यों लग रहा है। क्या बात करते हो बॉस, मैं तो अक्सर जेल जाया करता हूँ, वहीं तो आपसे मिला भी था। कहकर दोस्तों वो बॉबी को एक वॉच देता है और कहता है मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, प्लीज इस वॉच को रख लो और $10,000 दे दो प्लीज। बॉबी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती और रेयर वॉच है दोस्तों। वो वॉच को रखकर ग्रे को पैसे देता है। असल में दोस्तों ली जानता था कि बॉबी एक वॉच कलेक्टर है, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया था। असल में उस वॉच में पता आपको क्या होगा, माइक होगा, जिसके जरिए अब ये लोग उसकी और एंड्रयू की बातें सुन पाएंगे। तो रात को एंड्रयू ऐसा प्लान बॉबी से मिलता है, और उनकी बातों से ली की टीम को पता चल जाता है कि सर्जरी से पहले डॉक्टर चेयरमैन को एक इंजेक्शन देंगे। पर बॉबी ने जिस नर्स के साथ डीलिंग की थी, वो उस इंजेक्शन में कोई और दवा मिला देगी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए चेयरमैन का हार्ट बीट बंद हो जाएगा। ऐसा होने से वो सोचेंगे कि चेयरमैन मर चुका है। तब बॉबी वहाँ पर जाएगा और चेयरमैन को किडनैप करके एंड्रयू के हवाले कर देगा। फिर एंड्रयू चेयरमैन पर कोई प्रोसीजर करेगा तो चेयरमैन का हार्ट बीट फिर से चालू हो जाएगा। ये सब कुछ बताकर बॉबी पूछता है कि एक बात
बताइए, नाथन तो अपने पापा की प्रॉपर्टी पाने के लिए उन्हें किडनैप कर रहा है, पर तुम उन्हें किडनैप क्यों करना चाहते हो? वो जिंदा रहेंगे तुम्हारा ही तो फायदा होगा ना। एंड्रयू कहता है कि नहीं, अगर वो जिंदा रहे तो मुझे सिर्फ 50% प्रॉपर्टी मिलेगी, बाकी 50% तो सिंडी को दे देंगे वो, और मुझे ये कभी मंजूर नहीं होगा। मुझे तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए मैं उन्हें किडनैप कर रहा हूँ। दोस्तों ये सब कुछ सुनकर ली और मोजो चौंक जाते हैं कि क्या है यार। इतने में दोस्तों ग्रे आकर बताता है कि एक बुरी खबर है, जिना के भाई की ऑटोप्सी जिस डॉक्टर ने की थी, इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ली ये बात तुरंत जिना को बताने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन ली को देखते वो कहती है मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है प्लीज। ली उसको रोककर बताता है कि सुनो तो मेरी बात, वो डॉक्टर मर चुका है जिसने तुम्हारे भाई की ऑटोप्सी की थी। जिना भी चौंक जाती है और कहती है अगर उस डॉक्टर के परिवार का कोई है तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ली भी उसको कुछ डिटेल्स देता है। जिना उस डॉक्टर के भाई से मिलती है और पूछती है क्या उन्होंने आपको कोई ऑटोप्सी फाइल दिया था कभी, या फिर कुछ और बताया होगा किसी के बारे में। वो भी कह देता है कि नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ उनके कबर्ड में एक फाइल थी जिसमें कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, शायद वो आपके कुछ काम आ जाए। कहकर वो जिना को फाइल देता है। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू ने किसी तरह चेयरमैन की सेफ्टी लॉकर को एक्सेस कर लिया था। असल में वो चेयरमैन की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ वो नकली वसीयतनामा इसके अंदर रखने आया है, ताकि जब चेयरमैन की मौत हो जाए तो उसका ये सेफ खोला जाएगा और इसके अंदर रखा हुआ वसीयतनामा फाइनल माना जाएगा, और इसके मुताबिक एंड्रयू को चेयरमैन की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मास्टर प्लान दोस्तों इसका। तो वो चेयरमैन के बॉक्स में नकली वसीयतनामा रख देता है, पर उसके अंदर एक और होता है जिसपे लिखा होता है पेंडोरा बॉक्स। और जब एंड्रयू उसे खोलता है ना तो उसके अंदर कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन्हें पढ़कर तो दोस्तों एंड्रयू शॉक हो जाता है। नेल किस तरह पॉलिटिशियन बना, किन लोगों को उसने रिश्वत दी, इसके अलावा और भी कई खतरनाक सीक्रेट्स होते हैं दोस्तों उसमें। और यही फाइल दोस्तों जे ने मंगवाई थी। तो दूसरी ओर दिखाते हैं जिना को। जिना उस डॉक्टर के भाई का दिया हुआ फाइल देख रही होती है। उसमें कुछ पेपर कटिंग्स के साथ ये लिखा होता है कि स्यूडो हॉस्पिटल, यानी कि जब ली अंधा था दोस्तों तो उसका अपना एक हॉस्पिटल था, उसमें आग कैसे लगी, ली के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई, इन सब का कारण कौन था, ये सारी डिटेल्स आपको पेंडोरा बॉक्स में मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी जिना नहीं जानती कि ये पेंडोरा बॉक्स है क्या चीज, लेकिन हमें तो पता है कि पेंडोरा बॉक्स कहाँ पर है और फिलहाल वो किसके हाथ में है, एंड्रयू के हाथ में यार। यहाँ से सीधे एंड्रयू को दिखाते हैं जो जे को बताता है कि मैंने वो सीक्रेट फाइल देख ली है, उसमें नेल के सारे खतरनाक कारनामों की पूरी डिटेल्स है। जे भी खुश होकर कहता है कि वाह तुम जल्दी से वो फाइल मुझे ला कर दो। पर एंड्रयू कहता है कि क्या बात कर रहे हो, उसमें और भी कई सीक्रेट्स हैं, जैसे कि आप क्या क्या करके सूर्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर बने वगैरह वगैरह। और इस पर जे बौखलाकर चिल्लाता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे वो फाइल दोगे या नहीं। एंड्रयू ये कहकर चला जाता है कि वो फाइल जहाँ है वहीं सुरक्षित रहेगा, उसे मैं आपके हाथ में कभी दूंगा ही नहीं। जे दोस्तों बहुत गुस्सा हो जाता है कि धोखा। लेकिन यहाँ ली को दिखाते हैं, वो भी बहुत परेशान होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी एनर्जी स्वॉर्ड फाइट प्रैक्टिस करने में निकाल देता है। एंड तब वहाँ पर जिना आती है। वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे भाई की मौत के लिए न्याय मिलेगा या नहीं, लेकिन उसका ऑटोप्सी जिस डॉक्टर ने किया था उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स की मौत और स्टूडियो हॉस्पिटल में जो आग लगी थी और इन सब का कारण कौन था, इसकी कई डिटेल्स कलेक्ट करके रखी हैं। लेकिन इसके बारे में और भी कई डिटेल्स चेयरमैन के सेफ में एक पेंडोरा बॉक्स के अंदर है। कहकर वो ली को डॉक्टर की फाइल दिखाती है। ली अब चौंक जाता है कि ये पेंडोरा बॉक्स है क्या चीज। पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना ने स्वर्गवासी डॉक्टर के द्वारा कलेक्ट किए गए सारे प्रूफ एक फाइल में ली को दिए थे। उसने ली को ये भी बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स के कत्ल में किसका हाथ है और किसने तुम्हारे हॉस्पिटल में आग लगवाई थी। वो सारी डिटेल्स चेयरमैन के सेफ में पेंडोरा नाम के एक बॉक्स के अंदर। दोस्तों ये सुनकर ली कहता है कि अब हमारा अगला टारगेट है वो पेंडोरा बॉक्स। तो इस पार्ट की शुरुआत में जे एंड्रयू के ऑफिस में जाता है। एंड्रयू तो उस पर भड़क जाता है कि मेरे ऑफिस में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। जे चिल्लाता है कि मुझे पेंडोरा बॉक्स दे दो वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, बता रहा हूँ। पर दोस्तों एंड्रयू साफ इनकार कर देता है कि उसमें कई सीक्रेट छुपे हुए हैं और उनका सेफ ही रहना बढ़िया है, उसे तो मैं आपको देने से रहा। इतने में जीना वहाँ पर आ जाती है। उसको देखकर तो एंड्रयू के पसीने छूटने लगते हैं और वो चिल्लाता है कि जे को अंदर किसने अलाउ किया, इसको बाहर धकेलो। जे दोस्तों उसके पास जाकर कहता है कि तुम बहुत ही जल्द खुद मुझसे मिलने आओगे बेटा, कहकर वो चला जाता है। अब जीना पूछती एक बात बताओ, तुमने तो जे से नाता तोड़ दिया था ना, फिर ये यहाँ पर क्या लेने के लिए आया था। एंड्रयू दोस्तों झूठ बोलता है कि वो मेरी माँ के मामले में मुझे धमकाने आया था। खैर वो समय तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर तुम यहाँ पर क्यों। वो कहती है मुझे पता चला कि चेयरमैन के सेफ में एक पेंडोरा बॉक्स है जिसमें कई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। तुम तो उस सेफ के बारे में जानते होंगे ना। मुझे एक्चुअली अपने भाई के कत्ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो कि उसी पेंडोरा बॉक्स में है। क्या तुम मुझे वो फाइल निकाल कर दे सकते हो। एंड्रयू दोस्तों ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो पेंडोरा बॉक्स नाम की किसी चीज के बारे में कभी जानता ही नहीं है। वो कहता है देखो अगर मुझे सेफ में वो फाइल मिला होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता ना। जिना भी दोस्तों चली जाती है ये सुनकर, और ये एंड्रयू का बच्चा ना अपना सेफ खोलता है तो हमें पता चलता है कि पेंडोरा बॉक्स के सारे फाइल्स एंड्रयू ने निकाल कर अपने सेफ में रख लिए हैं। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि अगर मैंने ये फाइल्स जिना को दिए तो जे मुझे अपनी कंपनी के लिए फंड्स बिल्कुल नहीं देगा, और जब मुझे
मुझे फंड्स मिल जाएंगे और मेरी कंपनी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, तब मैं ये फाइल्स जिना को दूंगा। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन और नेल की मीटिंग होती है। चेयरमैन कहता है कि कल मेरी सर्जरी होने वाली है, उसमें मुझे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। वैसे दोस्तों इन दोनों के बीच तो अलग ही कोल्ड वॉर चल रहा है, हम तो जानते ही है ना। तो नेल कहता है ठीक है, आज तक तुमने मुझे बहुत अंडरएस्टिमेट किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है सच बताऊं तो, और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और मुझे जीतते हुए देखो, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो जीत कर भी मुझे कुछ खास खुशी नहीं होगी, देखते हैं तुम्हारी किस्मत कैसी है। ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों। एंड यहाँ चेयरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये कैसा आदमी है भाई। दूसरी ओर ली की टीम डिस्कस कर रही होती है कि अगर पेंडोरा बॉक्स चेयरमैन के सेफ में है तो जरूर नाथन के क्राइम्स की सारी डिटेल्स चेयरमैन को पता थी, फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने वो सारी डिटेल्स पेंडोरा बॉक्स में छुपा कर रखी। नहीं नहीं, हमें सच का पता लगाना होगा कि चेयरमैन इसमें शामिल है या नहीं। अगले दिन की बात है कि सर्जरी से पहले सिंडी अपने पापा से मिलती है और हिम्मत देती है कि पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ पापा। चेयरमैन कहता है कि बेटी चाहे सर्जरी के बाद मुझे जो भी हो, लेकिन नाथन और अपनी माँ को मेरे पास मत भटकने देना। फिर वो एंड्रयू से कहता है कि बेटा डोडो ग्रुप को टॉप पर लेकर जाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सर्जरी के बाद मैं अच्छा हो जाऊं तो ठीक है, वरना डोडो ग्रुप को तुम्हें संभालना होगा। इसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और सर्जरी होती है शुरू। बाहर सभी टेंशन में वेट कर रहे होते हैं। तब एंड्रयू को बॉबी का कॉल आ जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा है। इनके प्लान के मुताबिक दोस्तों चेयरमैन की सर्जरी के तुरंत बाद वो उसे किडनैप कर लेंगे। पर दूसरी ओर ली भी अपनी टीम से फोन पर बात करता है क्योंकि वो बॉबी पर नजर रखे हुए हैं, हॉस्पिटल के बाहर बैठे होते हैं। इनके अलावा नाथन भी अपनी कार में बैठा है और वो बॉबी को कॉल करके कहता है कि ठीक वक्त पर पापा को किडनैप कर लोगे ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। बॉबी कहता है कि हाँ हाँ कर लूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। कॉल कट करके वो कहता है कि हाँ एक नंबर का उल्लू आदमी है, सोचता है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ये तो जानता ही नहीं कि मैं तो एंड्रयू के लिए काम कर रहा हूँ। और दोस्तों तब उन्हें नर्स कॉल करके कहती है कि सर्जरी अभी खत्म हुई है, तुम लोग किडनैप करने के लिए तैयार रहना। फिर सर्जन बाहर आकर बताते हैं कि सर्जरी हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाएंगे वो। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं दोस्तों। एंड्रयू खुश होने की एक्टिंग करता है पता है, लेकिन सच में यार सबसे ज्यादा खुशी तो सिंडी को होती है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है। वो कहती है ली से मैं खाने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। और ली कहता है देखो मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम जाओ। दूसरी ओर चेयरमैन को दिखाते हैं जिसे सर्जरी के बाद दौरा जैसा पड़ने लग जाता है। असल में सर्जरी से पहले उस नर्स ने जो इंजेक्शन लगाया था ये शायद दोस्तों उसी का असर है जिससे चेयरमैन का हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए अब रुक जाएगा, और होता भी वही है। तभी हेड नर्स आकर चेयरमैन को चेक करके कहती है कि चेयरमैन अब जिंदा नहीं है। और दोस्तों अब ऑफिशियली चेयरमैन की डेथ हो चुकी है, ऐसा सबको बता दिया जाता है। फिर वो बॉबी को कॉल करके कहती है कि तुम आ सकते हो। बॉबी भी नर्स के भेस में मास्क पहनकर अंदर आता है और चेयरमैन के बेड से चादर हटाता है। एकदम चौंक जाता है वो, क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन होता ही नहीं। वो बिल्कुल बौखला जाता है दोस्तों। तुरंत उस नर्स को कॉल करके पूछने लगता है तो वो भी शॉक हो जाती है कि इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकते हैं। बॉबी को टेंशन में देखकर ग्रे ली को इन्फॉर्म कर देता है कि चेयरमैन गायब है, और ली भी चौंक जाता है कि आखिर चेयरमैन को कौन लेकर गया होगा। दूसरी ओर दोस्तों डॉक्टर पीए को बता रहा है कि चेयरमैन की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बॉडी गायब है। सिंडी पूरी तरह टूट जाती है, पर ली कहता है कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ड्रामा है ये। ली हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करने जाता है दोस्तों। बाहर एंड्रयू बॉबी की धुलाई कर रहा होता है कि सच बताओ मेरे पापा को तुम कहाँ लेकर गए। वो तो रोने लग जाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं कमरे में गया तो वहाँ चेयरमैन था ही नहीं। एंड्रयू कहता है सच बोलो, तुमने जरूर पापा को नाथन के हवाले किया होगा। पर बॉबी बार बार कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। और दोस्तों इतने में नाथन बॉबी को कॉल करके चिल्लाता है कि अबे मेरे पापा को कहाँ लेकर गए तुम लोग। दोस्तों यहाँ एंड्रयू को यकीन हो जाता है कि चेयरमैन को नाथन ने नहीं किसी और ने किडनैप किया है। फिर वो सीसीटीवी में देखते हैं कि मास्क पहना हुआ कोई चेयरमैन को व्हील चेयर में बिठाकर लेकर जा रहा है। ली तो एंड्रयू से पूछता है क्या तुमने चेयरमैन को किडनैप किया। एंड्रयू उल्टा उससे पूछता है कि कहीं तुमने पापा को किडनैप तो नहीं किया। एंड यहाँ जिना की कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। तब ली कहता है कि देखो मैं तुम्हारी असलियत के बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहता क्योंकि जिना यहाँ पर खड़ी है, सुन लो मेरी बात। एंड्रयू कहता है कि जिना इतनी ना समझ नहीं है कि तुम्हारे झूठ पर वो यकीन कर ले, इसलिए तुम कुछ भी कह लो, मुझे कोई डर नहीं। अच्छा बेटा, तो क्या जिना जानती है कि तुम्हारा गैंगस्टर बॉबी के साथ कनेक्शन है। ये कहकर ली चला जाता है दोस्तों। और अब एंड्रयू चौंक जाता है कि जिना को क्या जवाब दूं। वो कहता है कि अरे ये पागल, तुम इसकी बात पर विश्वास मत करना, वो तो बिजनेस के सिलसिले में बॉबी मुझसे मिलने आया था, मेरा और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ कहती है देखो अब वो मर चुके हैं, बॉडी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम उनका फ्यूनरल करवाएंगे। दोस्तों बताओ यार कैसी औरत है ये सुनकर सिंडी भी चौंक जाती है। एंड्रयू कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं, अगर हमने ऐसा किया तो डोडो ग्रुप का मार्केट पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। चेयरमैन की वाइफ फटाक करके उसके गाल पे लाल करते हुए कहती है क्यों क्यों डर गए क्या, अगर फ्यूनरल हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, यही डर है ना तुमको। पर उन्होंने तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के तौर पर रजिस्टर भी नहीं किया था, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, फिर तुम्हें प्रॉपर्टी कैसे
मिल सकती है ये बताओ, और अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है समझे, और अब देखो मैं किस तरह तुमसे बदला लेती हूँ। एंड्रयू की बोलती बंद चुपचाप बाहर चला जाता है। और अब नाथन का असिस्टेंट जो अब एंड्रयू के साथ काम कर रहा है वो पूछता है कि आपने जो नकली वसीयतनामा बनाया उसके मुताबिक तो सारी प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी ना। एंड्रयू कहता है कि अरे देखो, जब तक ये लोग अपने आप उस सेफ को खोलकर वसीयतनामा नहीं देख लेते तब तक हमें उसके बारे में बात भी नहीं करनी है, और ना ही ये दिखाना है कि हमें उसके बारे में कुछ पता है। इसलिए अब से चुप रहो और आगे आगे देखो होता है क्या। अगले सीन में दोस्तों चेयरमैन का फ्यूनरल होता है, लेकिन वहाँ पर आए हुए लोगों को नहीं पता कि शव पेटी में चेयरमैन की बॉडी तो है ही नहीं। सब खाली बॉक्स को श्रद्धांजलि देकर लेकर जा रहे होते हैं। जेजे तो आकर सीधे एंड्रयू से बात करने लगता है, तो नाथन कहता है कि मैं बड़ा बेटा हूँ, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। हाँ, तुम तो एकदम नालायक हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह तो लगना ही नहीं चाहता। कहकर वो एंड्रयू के कान में कहता है कि तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर ठीक नहीं किया, तो मुझसे मदद मांगने जरूर आओगे, देखते रहना बेटा तुम। ये कहकर दोस्तों जेजे भी चला जाता है, तो वहाँ पर ली आता है। वो भी कह देता है कि मुझे जल्द ही आपके सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे और उन्हें सबूत के तौर पर पेश करके मैं आपको हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा। जेजे कहता है कि अरे यार, इन धमकियों से तो मैं बोर हो चुका हूँ। अच्छा जी, बोर हो चुके हो, तो चौंका देने वाली एक बात भी सुन लीजिए अंकल जी, शव पेटी में चेयरमैन की बॉडी नहीं है, उन्हें मैंने किडनैप करके रखा हुआ है, और जब उन्हें होश आएगा तो आपके सारे सीक्रेट्स मेरे हाथ में होंगे। लेकिन यहाँ जेजे बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं जो उखाड़ना उखाड़ लो। कहकर वो भी चला जाता है। चलिए फाइनली आपका वेट हुआ खत्म। चेयरमैन को अब दिखाते हैं, तो वो एक घर में होते हैं। वो होश में तो है लेकिन उठ नहीं पाता और ना ही कुछ बोल पाता है। ये किसका घर है, किसने उसे किडनैप किया, फिलहाल तो ये नहीं बताया जाता। इसी बीच एक मीटिंग में सबको बुलाकर चेयरमैन का ओरिजिनल वसीयतनामा पढ़ा जाता है। और दोस्तों ये वो नकली वसीयतनामा नहीं है जो एंड्रयू ने चेयरमैन के सेफ में रखा था, बल्कि वो वसीयतनामा है जो चेयरमैन ने पहले से लिख कर रखा था। उसके अनुसार प्रॉपर्टी का 50% नाथन को, 30% सिंडी को और 20% चेयरमैन की वाइफ को दिया जाना चाहिए। लीगल एडवाइजर होने के नाते जिना वसीयतनामा पढ़ती है। एंड्रयू अभी भी खामोश रहता है। दोस्तों नाथन को तो हर बात पे उछलने की आदत है, तो वो एंड्रयू से कहता है कि देखा देखा देखा, मेरे पापा ने तुम्हें सर पे जरूर बिठाया था, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने पहले से अपना वसीयतनामा लिख के रखा हुआ था। 2 दिन के बाद शेयर होल्डर्स मीटिंग में मैं तुम्हें डोडो ग्रुप से पूरी तरह निकाल दूंगा, और तुम आज तक जो हमें ये नाच दिखा रहे थे ना, उसका पूरा बदला लिया जाएगा। और दोस्तों एंड्रयू तो जानता है कि जब उसका रखवाया हुआ नकली वसीयतनामा बाहर निकल कर आएगा तो इन लोगों को सड़क पे आने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर भी वो ऑफिस के बाहर खड़ा होकर दुखी होने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो जिना से कहता है कि थोड़े उस अंदाज में, दोस्तों यार अब मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, सॉरी मैं तुम्हें झूठे सपने दिखाकर एंगेजमेंट कर लिया। पर जिना कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम सच्चे मन से मेरे साथ रहो। एंड्रयू इसी बहाने उसको गले लगा लेता है दोस्तों, कि तभी वहाँ पर जॉन भागा चला जाता है। कहता है कि जेजे के बॉडीगार्ड को स्पेशल डे के तहत रिलीज किया जा रहा है, एंड वो जिना को लेकर तुरंत जेल जाता है। जिना इस बार भी उसके लिए एक बेहतरीन डिश खरीद कर लेकर जाती है। वो उसे खाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जेजे खुद आ जाता है, और उसे देखते ही वो खाना नीचे डालकर जेजे के आगे जाकर सर झुका देता है। जेजे अब जिना से कहता है कि देखा देखा, इसे कहते हैं वफादारी। फिर भी वो बॉडीगार्ड से कहता है कि आज तुम आराम से बैठोगे और मैं तुम्हारे लिए गाड़ी चलाऊंगा। कहकर दोस्तों वो बॉडीगार्ड को बिठाकर खुद ड्राइव करके उसको लेकर जाता है। जॉन कहता है कि लो ये भी गया हाथ से, तुमने इसको खाना खरीद कर दिया, फिर भी देखो ये तुम हिलाकर जेजे के पीछे चला गया। जिना कहती नहीं नहीं नहीं, ये जेजे का वफादार जरूर है, लेकिन हमने इसके जमीन को जरा सा तो हिला ही दिया है, अब सिर्फ थोड़ी और कोशिश से हम इसे अपने रास्ते पे लेकर आ सकते हैं। इस तरह दोस्तों जिना एक प्लान बनाती है। वहाँ बॉडीगार्ड जेजे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अरे तुम चलो, तो तुमको एक सीक्रेट जगह पे लेकर जा रहा हूँ। कहकर वो बॉडीगार्ड को एक सुनसान जगह पे लेकर जाता है जहाँ एक बड़ा घर है। बाहर दोस्तों वही नर्स खड़ी होती है जिसने बॉबी को चेयरमैन की किडनैपिंग में मदद करने की कोशिश की थी, और यहाँ पता चलता है कि असल में चेयरमैन को जेजे ने किडनैप किया था। दोस्तों वाओ, था ना ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। उसने नर्स को लालच दिया था कि तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल की चेयरमैन बना दूंगा। वैसे दोस्तों इस सीरीज में कोई किसी को छोटी मोटी नौकरी का वादा नहीं करता, सब डायरेक्टली चेयरमैन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर ये नर्स बॉबी की नहीं, जेजे की वफादार निकली। और तब चेयरमैन आंखें खोलता है तो जेजे बताता है पूरी दुनिया के लिए आप मर चुके हैं और आपके परिवार ने तो आपका फ्यूनरल भी कर दिया। पर सच बताऊं तो सिर्फ आपकी बेटी बहुत दुखी थी सच में, शायद वही आपसे सच्चा प्यार करती है, बाकी तो बड़े खुश थे। और आप जिस एंड्रयू को अपना लाडला समझ रहे थे वो तो जहर निकला जहर। आप खुद ही कुछ दिनों में ये सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। तब तक एक काम कीजिए, आराम कीजिए। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा ने बैंक के सेफ में और भी कई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, एक काम करो कल ही जाकर उन्हें चेक करो, शायद वहाँ उन प्रॉपर्टीज के लिए कोई और वसीयतनामा मिल जाए। पर नाथन कहता है कि कल शेयर होल्डर्स मीटिंग है, आप सिंडी को भेज दीजिए। और दोस्तों लीगल एडवाइजर होने के नाते जिना को भी सिंडी के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन की बात है, सिंडी बैंक जाने से पहले ली को भी कॉल करके बता देती है। वो कहता है कि मुझे भी सेफ में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक करना है, मैं मोजो को भिजवा देता हूँ। और अब वो सभी बैंक जाते हैं और सेफ खोलते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स होता है। ओह
पर उसके अंदर कोई फाइल नहीं होता, सिर्फ एक वसीयतनामा होता है। असल में दोस्तों ये एंड्रयू का रखा हुआ नकली वसीयतनामा है। उसे पढ़कर तो सिंडी पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें सिंडी को भी प्रॉपर्टी के कोई शेयर नहीं मिले होते हैं। जिना उस वसीयतनामे को देखकर कहती है ये तो चेयरमैन की हैंडराइटिंग है और लगता है ये उन्होंने रिसेंटली लिखा है, मतलब यही उनका फाइनल वसीयतनामा माना जाएगा। दूसरी ओर शेयर होल्डर्स मीटिंग से पहले एंड्रयू को दिखाते हैं जो बड़ा खुश नजर आता है। ली पूछता है वैसे तुम्हें तो नर्वस होना चाहिए पर तुम बड़े मजे में लग रहे हो, क्या बात है, कुछ गड़बड़ कर ली क्या फिर से? एंड्रयू कहता है कि देखो वो सब तुम्हें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मीटिंग में चेयरमैन की वाइफ बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है कि अगली चेयरमैन तो मैं बनूंगी। वहाँ तभी जीना, जॉन, सिंडी आ जाते हैं और जॉन सबके सामने वो वसीयतनामा दिखाता है और कहता है यही असली वसीयतनामा है। सभी शॉक होने पे मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। जीना उसे सबके सामने पढ़कर सुनाती है कि मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया, इसलिए मेरी प्रॉपर्टी में से उन्हें 1% नहीं दिया जाएगा। मेरी बेटी ने भी कई बार मेरा अपमान करवाया, इसलिए उसे मैं सिर्फ एक घर देता हूँ। अपनी बाकी की सारी प्रॉपर्टी मैं एंड्रयू को देना चाहता हूँ और वही डोडो ग्रुप को चलाएगा। सोचिए दोस्तों नाथन के सर पे कितना बड़ा पहाड़ टूटकर गिरा होगा। वो एंड्रयू को पकड़कर चिल्लाता है कि बताओ ये सब तुम्हारा क्या धराया है ना। एंड्रयू का फोन गिर जाता है और सीधे जीना के पास जाकर रुकता है। चेयरमैन ये सारी न्यूज देख रहा होता है दोस्तों। उसकी फोटो क्लिक करके बॉडीगार्ड अब जेजे को भेज देता है और यहाँ ये वसीयतनामा का ड्रामा देखकर ली को यकीन हो जाता है कि पक्का एंड्रयू ने कोई नकली वसीयतनामा बनवाया और उसी ने उसे बैंक के सेफ में रखा है। ली जान गया था कि कुछ दिन पहले एंड्रयू चेयरमैन के बैंक सेफ को एक्सेस कर चुका था। इस तरह दोस्तों ली ने बिल्कुल ठीक गैस कर लिया था। मीटिंग के बाद जिना बाहर आती है तो उसके पास एंड्रयू का फोन होता है जो उस वक्त वहाँ पर गिर गया था, जब मतलब नाथन और उसके बीच हाथापाई हुई थी, किसके बीच, एंड्रयू के बीच। तो उसमें जेजे का मैसेज देखकर जिना चौंक जाती है। वो मैसेज खोलती है तो अंदर चेयरमैन की फोटो होती है दोस्तों। जिना को शॉक पे शॉक लग रहा होता है। इतने में एंड्रयू का असिस्टेंट आता है तो जिना उसे ऐसे फोन देती है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। और यहाँ पर एंड्रयू, चेयरमैन की वाइफ और नाथन, इन सब की एक मीटिंग होती है। नाथन कहता है कि मैं तुम पर केस करूंगा कि तुमने धोखे से मेरे पापा से ये वसीयतनामा लिखवाकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। एंड्रयू कहता है कि केस तो मैं करूंगा तुम दोनों पर, क्योंकि आप लोगों ने पापा की जान लेने की कोशिश की थी, भूल गए क्या? उनके मेडिसिन बदलकर उनको मार डालने की कोशिश की थी, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। अब बोलो लीक कर दूं क्या उसको? चेयरमैन की वाइफ दोस्तों शॉक हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। उसके बाद एंड्रयू का असिस्टेंट उसे उसका फोन लौटा देता है तो उसमें चेयरमैन की फोटो देखकर एंड्रयू की हालत खराब। ये सब जिना देख रही होती है दोस्तों कि एंड्रयू का क्या रिएक्शन है। और तब जेजे कॉल करता है और कहता है क्यों बेटा, कैसे लग रहे हैं तुम्हारे प्यारे पापा उस फोटो में? मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, पड़ गई। देखो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर हाजिर हो जाओ तुरंत। दोस्तों ये सब कुछ देखकर अब जिना परेशान हो जाती है कि मैं कहाँ किसके चंगुल में फंस रही थी। तब उसे ली की बात याद आती है कि एंड्रयू जेजे से भी खतरनाक जंतु है, उससे बच के रहना। जिना को भी शक होने लगता है कि एंड्रयू उससे झूठ बोल रहा है और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको धोखा दे रहा है। सच जानने के लिए वो एंड्रयू को धीरे धीरे फॉलो करने लग जाती है। तो एंड्रयू एक होटल में जाकर जेजे से मिलता है और उस कमरे के बाहर जिना खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। अचानक ली पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है। असल में बॉडीगार्ड वहाँ पर आ गया था दोस्तों, इसलिए ली ने जिना को बचाने के लिए ऐसा किया था। अगर बॉडीगार्ड ने जिना को देख लिया होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। ली उससे कहता है कि देखो अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं एंड्रयू को तुम्हें और धोखा नहीं देने दूंगा। जिना शॉक में उसको देखती रह जाती है और